नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, ये सेठ छाजूराम जी की सीरीज का आखिरी वीडियो है और इसमें बहुत सारी बातें कंक्लूड की हैं हमने, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है। सेठ छाजूराम के मित्रों में एक बार उनके चरित्र को लेकर बहस छिड़ी हुई थी और अधिकांश मित्रों का कहना था कि सेठ छाजूराम जी चरित्र के मामले में खरे सोने जैसे हैं, जबकि कुछ एक मित्रों का कहना था कि इंसान चरित्र के मामले में इंसान का कुछ भरोसा नहीं होता है और पैसे वालों का तो कम से कम नहीं होता है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो सेठ छाजूराम जी के मित्र होते हुए भी उनके प्रति जलन का भाव रखा करते थे। उनका कहना था कि सेठ छाजूराम जी भी उनके अपवाद नहीं हैं और छाजूराम जी जैसा अमीर व्यक्ति ऐशप्रस्त ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वे अय्यासी तो करते होंगे लेकिन ढक छिप कर करते होंगे ताकि दुनिया को पता भी ना चले और शौक भी पूरे हो जाएं। इस प्रकार जब दोस्तों में बहस छिड़ गई तो सेठ छाजूराम जी के एक मित्र ने दावा किया कि वो बहुत जल्द छाजूराम जी के चरित्र की असलियत सबके सामने लाकर रख देगा। अगले ही दिन उस मित्र ने कलकत्ता की एक जानी मानी नृत्यांगना से मुलाकात की और उसको अपना मकसद बताया। उस नृत्यांगना ने अपनी एक बहुत ही सुंदर शिष्या को इस काम के लिए तैयार किया और उसे बाकायदा कई दिन तक इसकी ट्रेनिंग दी गई ताकि वह सेठ छाजूराम को हनी ट्रैप में फंसा सके। इसके बाद उस शिष्या को एक गरीब लड़की के रूप में सेठ छाजूराम से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर भेजा गया। उस लड़की ने बाहर नौकरों को बताया कि उसकी एक बहुत निजी समस्या है जिसको वह केवल सेठ छाजूराम को एकांत में बता सकती है और उस समस्या का हल सेठ जी कर सकते हैं। सेठ छाजूराम लांबा उसमें अपने आरामगाह में आराम कर रहे थे और जब एक नौकर ने बड़ी मिन्नत के बाद जब लड़की मिन्नत करती रही तो आकर बताया कि सेठ जी, लड़की बहुत दिक्कत में खुद को बता रही है और वो आपसे मिलना चाहती है। तो उन्होंने उनको अंदर बुला लिया और लड़की को बैठने के लिए कुर्सी दी और जब लड़की बैठ गई तो उसको अपनी समस्या बताने के लिए कहा। लड़की ने बेचैन नज़रों से इधर उधर देखा और सेठ जी ने उसको निश्चिंत करते हुए कहा कि चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारी और मेरी बातों को कोई सुनने वाला दूसरा आदमी नहीं है। तुम बेफिक्र होकर अपनी समस्या बताओ, अगर मैं कोई हल निकाल सका तो जरूर निकालूंगा। इसके बाद लड़की की जो भाव भंगिमाएं थी वो बदल गई। उसने चौधरी साहब की आंखों में आंख डालकर कहा कि बात यह है कि मेरे माता पिता की तो मौत हो चुकी है और मैं अपनी मौसी के पास रहती हूँ। मेरी मौसी मुझको बहुत परेशान करती है, मौसा भी करते हैं, खाने के लिए भी नहीं देते हैं। मैंने सुना कि आप बहुत दयालु हैं तो दूसरों की समस्याएं दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए मैं आपके पास चली आई। सेठ छाजूराम जी ने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, वो बताइए। तो लड़की ने हिचकिचाहट एक बार एक्टिंग की और कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दो और मेरे रहने की व्यवस्था भी यहीं कर दें। बदले में आप मुझसे जो सेवा चाहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लड़की ये जब सब बोल रही थी तो उसकी आंखों और चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, जो गुप्त संकेत वो सेठ छाजूराम लांबा को देना चाहती थी, वो भी दे रही थी। सेठ छाजूराम कड़े हुए व्यक्ति थे, सारी बातें ताड़ गए। वो अपनी जगह से उठे और लड़की के पास गए और उसके सिर पर हाथ रख दिया और कहा कि बेटी, तू जो भी है बस ये फिक्र मना कि तू मेरी बेटी नहीं है, नहीं तो मैं तुझको बहुत डांटता और तेरी इन हरकतों के लिए पता नहीं क्या सजा दे देता। अगर तू वाकई कोई दुखी लड़की है तो मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, लेकिन अगर कोई गलत इरादा लेकर यहाँ आई है तो फिर तेरे साथ बहुत बुरी होने वाली है। मैं तुझे 5 मिनट का समय देता हूँ, जो सच्चाई स्वीकार कर ले, नहीं तो अपना हसर तेरा बहुत बुरा होगा। लड़की अनुभवी नहीं थी, बुरी तरह घबरा गई, रोना शुरू कर दिया और सारी बातें सच सच बता दी। ये सुनकर सेठ छाजूराम बहुत गंभीर हो गए, उस लड़की को शांत होने को कहा और इसके बाद उस लड़की को उपहार आदि देकर वहां से विदा किया। उस लड़की ने जाकर अपनी जो गुरु थी नृत्यांगना उसको बताया कि, और उन्होंने उनके मित्रों को बताया कि वो तो देवता आदमी है, उसके बारे में तो गलत सोचना भी पाप है, उसकी परीक्षा आगे जिंदगी में मत लेना, नहीं तो खता खाएंगे। इस घटना का पता जैसे ही सेठ छाजूराम के दोस्तों को लगा तो यहाँ वहाँ बात फैल गई और चौधरी साहब के चरित्र पर फिर किसी ने जून भर उंगली उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक किस्सा और सुनाता हूँ दोस्तों। भिवानी कोर्ट में हम एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, राजेश सिंधु जी, पुराने मित्र हैं, और वो एक किस्सा अक्सर सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक बार सेठ छाजूराम जी की अलगपुरा कोठी थी, उसकी टूटी हुई दीवार से गांव का ये व्यक्ति बहुत सी ईंटें
अपने घर ले गया और वो ईंटें अपने घर के एकमात्र जो कमरा था जीर्ण शीर्ण अवस्था में वहाँ पर उन्होंने रख दी। सेठ छाजूराम को इसकी इत्तला दी गई और इसके बाद वो घोड़ी पर सवार होकर उनके घर गए। छाजूराम जी को अपने घर आए देखकर वो व्यक्ति समझ गया कि वो वहाँ क्यों आए थे और उन्होंने चोरी साहब का स्वागत किया और अपने घर के एकमात्र कमरे में ले जाकर बैठा दिया जहाँ वो चोरी की ईंटें भी रखी हुई थी। वह व्यक्ति दौड़कर गया और पड़ोस से एक लोटा दूध का लाया और चोरी छाजूराम के हाथों में दे दिया। इसके बाद सेठ जी भूल गए कि वो यहाँ क्यों आए थे और चोर पर उनका प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने बड़े प्रेम के साथ दूध पिया और व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप जैसा बड़ा आदमी मेरे गरीब खाने पे आया है, लेकिन दुख भी है कि यहाँ आपको खुद चलकर आना पड़ा। अच्छा होता आप मुझे बुला लेते और जो सजा देनी होती वहीं दे देते। सेठ छाजूराम बड़े प्रेम से कहने लगे कि मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन तकलीफ इस बात की हुई कि मेरे गांव का व्यक्ति चोर निकला। मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिससे तुम्हें चोर बनना पड़ा। उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे घर की हालत देख रहे हैं, अब आप जैसा कोई नेक व्यक्ति घर में आए तो उसे कहाँ बिठाऊं। अब हर कोई आप जैसा तो है नहीं कि जहाँ प्रेम से बिठाया बैठ गए। आप चाहे महसूस करें या ना करें, लेकिन मुझे मौत महसूस है। यही सोचकर मैं ईंटें उठा लाया था, घर को इस लायक बना लूंगा कि कोई सज्जन व्यक्ति मेरे घर आए तो मैं उसको सम्मान के साथ जगह दे पाऊं। देखिए, सारा दोस्त बोली का है दोस्तों, भाषा का है, प्रेम का है। और इसके बाद सेठ छाजूराम जी ने जो कहा वो भी गजब था। उन्होंने कहा कि आगे से जिंदगी में कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना और कभी चोरी मत करना। मुझसे कोई और मदद चाहिए तो बता दो, ये ईंटें और घर वर की बात तुम भूल जा। मैं गैर नहीं हूँ, भाई हूँ तेरा, और जिंदगी में और कोई गलत काम मत करना। इसके बाद उन्होंने सेठ छाजूराम जी के पाँव के हाथ लगाना चाहा तो उन्होंने उसको गले लगा लिया और इसके बाद उनका जो मकान है वो देखते ही देखते सेठ छाजूराम जी ने बनवा दिया और वो आदमी खुशी खुशी अपनी जिंदगी उसने बिताई। बताते हैं कि सेठ छाजूराम जब बुजुर्ग हो गए थे तो उनसे मिलने वाले लोग अक्सर पूछा करते कि सेठ जी, जीवन में आपने इतना कुछ पाया है, अब आपकी सबसे बड़ी हसरत क्या है। तो सेठ छाजूराम ये बात सुन के गंभीर हो जाते और कहते कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी हसरत है कि मैं अपने देश को आज़ाद होते हुए देखूं। मैंने देश का अपना एक संविधान हो, हमारे देश में सबको आज़ादी हो, गरीब दलितों पिछड़ों की अपनी सरकार हो और फिर हम कभी गुलाम ना हों। यहाँ सभी लोग अपने आपसी भेदभाव मिटाकर एकजुट होकर रहें और देश और दुनिया का सबसे विकसित देश भारत बने, ये मेरी आखिरी हसरत है। और वो जब इस तरह का जवाब देते थे तो उनकी आंखों में पानी आ जाता था, उनके संवर कांप जाते थे और वो कहते काश मेरा वश चलता तो अपना सब कुछ लुटा कर भी देश को आज़ाद करवा देता, गुलामी का दंश झेल रहे हर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता। मेरा वश चलता तो देश के हर बच्चे को स्कूल कॉलेज में भेजता, उनसे कहता खूब बच्चों खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लड़कियों को शिक्षित कराता। ये जो मेरा देश के इतने सारे लोग दो वक्त की रोटी तक नहीं नसीब होती है, उन सब की समस्याएं आज़ादी के बाद ही दूर हो सकती हैं। और चोई छोटूराम को भी जब वक्त मिलता तो वो सेठ छाजूराम से मिलने जाते और कहते कि बाबूजी अब तो बहुत हुआ, 80 को पार कर गए आप, अब आराम किया कीजिए, क्या संघर्ष करते करते अंतिम सांस लोगे। ये सुनकर सेठ जी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और उनका जो वृद्ध चेहरा था वो सिकुड़ने लगता और वो छोटूराम की आंखों में झांक कर पूछते कि तुझे क्या लगता है छोटू, मैं इस देश को आज़ाद देख पाऊंगा? मेरी मौत कहीं गुलाम भारत में तो नहीं होगी? तुमसे सच कहता हूँ, आज़ाद भारत में मुझे एक सांस भी मिल गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। चोई छोटूराम उनको आश्वासन देते और कहते कि पिताजी आपकी इच्छा ये जरूर पूरी होगी, हम अपनी आंखों से देश को आज़ाद होता जरूर देखेंगे, हमारा अपना देश होगा, हमारे अपने कानून होंगे, फिर तो हम और ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे, हरी भरी हमारे खेत होंगे, कोई कर्जदार नहीं होगा। बाबूजी हम वो जरूर वो दिन देखेंगे। दोनों इस तरह की बातें किया करते थे। ये सब सुनकर चोई छाजूराम की आंखें चमक जाती, लेकिन कौन जानता था दोस्तों कि आज़ादी की एक झलक ना तो सेठ छाजूराम जी के भाग्य में लिखी थी और ना छोटूराम जी के भाग्य में लिखी थी। 7 अप्रैल 1943 को सेठ छाजूराम जी इस दुनिया को छोड़ गए और इसके लगभग 2 साल बाद 15 फरवरी 1945 को आज़ादी का सपना आंखों में लिए चोई छोटूराम इस संसार से अलविदा हो गए। और दोनों ही पिता पुत्र को ये दिन देखना नसीब ही नहीं था, देश को आज़ादी का।
लेकिन समाज सेवा क्या होती है, देश सेवा क्या होती है, इंसानियत को कैसे जिंदा रखा जाता है, दूसरों के दर्द को कैसे महसूस किया जाता है, पराए जख्मों पर कैसे मरहम लगाए जा सकते हैं, एक सच्चा नेक इंसान कैसा होता है, धन संपदा का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, इन सारे सवालों के जवाब सेठ छाजूराम लांबा जी अपने जीवन से जो काम करके गए हैं उनसे लिए जा सकते हैं दोस्तों। उनके जीवन से उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि हम अपना जीवन कैसे ठीक बना सकते हैं। और ये इस सीरीज का जो सेठ छाजूराम जी के वीडियो थे, इसका आखिरी वीडियो है दोस्तों। और ये इस पूरी सीरीज से अब विदाई लेते हुए मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाले हर वीडियो थे। कई वीडियो में ऐसा हुआ कि मैं शूट करने के बाद मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने वो आंसू पोंछे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आपके कमेंट्स पढ़ते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आए, और जितना प्यार आप लोगों ने इस सेठ छाजूराम जी के जीवन पे वीडियो बनाते हुए मुझे दिया है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है दोस्तों। कल्पना से भी परे रिस्पॉन्स था, और करीबन इस महीने में 30 लाख लोग नए जुड़े हैं जिन लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, हरिभूमि टीवी तक पहुँचे हैं, मुझ तक पहुँचे हैं। और ये कारवा बहुत बड़ा आप लोगों के प्यार से होने वाला है दोस्तों। पिछले दिनों प्रोफेसर शेर सिंह जी के जीवन पे 45 वीडियो करीबन तैयार हुए थे, उनको भी बहुत प्यार मिला था दोस्तों। अब उन 45 जो वीडियो हैं उनको मेरे साथी हैं नीरज, उन्होंने संकलित किया है एक वीडियो में, ताकि कई लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो एक वीडियो पूरा का पूरा उसका जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो प्रोफेसर शेर सिंह जी के सारे वीडियो आप एक ही वीडियो में लगा लें। वो हालांकि देखा 2-3 दिन में जाएगा, क्योंकि 7-8 घंटे का होगा। जब भी आपको वक्त मिले उतना देख सकते हैं आप उसको। सारे वीडियो एक जगह पे उपलब्ध हो जाएंगे। इसी तरीके से ये जो 19 वीडियो हैं दोस्तों, इनको भी जल्द ही मैं एक वीडियो में तब्दील कर दूंगा, और फिर आप उस एक वीडियो में सेठ छाजूराम जी की जो पूरी कहानी है बचपन से लेके और आखिर तक की, वो एक बार में देख सकते हैं, या जब फुर्सत हो तब देख सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी सुविधा रहेगी, जो टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े अपग्रेड लोग नहीं हैं, या पुराने ज़माने के लोग हैं, या फिर जिनको मोबाइल की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनका एक बार क्लिक करने से उनको पूरी ये कहानी उनके सामने होगी। और दोस्तों ये 3 बजे का जो सिलसिला है, अब ये होली पे मैं 2-3 दिन अब गांव में हूँ, तो इसके बाद जब जैसे ही मैं रोहतक पहुँचूँगा, किसी और शख्सियत की कहानी फिर आपके सामने लाएंगे। और मेरे दिमाग में जो अभी तक है, वो 2 शख्सियत मेरे दिमाग में घूम रही हैं। एक चौधरी माड़ू सिंह मलिक, एक चौधरी निहाल सिंह तक्षक, और एक चौधरी लहरी सिंह। 3 शख्सियत ये हो गई हैं। इन तीनों में से किसी का एक का शुरू कर लेंगे, फिर तीनों को कंप्लीट कर देंगे। और ये तो दोस्तों प्यार भरा रिश्ता है हमारा, चलता रहेगा 3 बजे का। तो होली से जैसे ही मैं कंवारी अपने गांव से निपटूंगा, सारे काम 2-4 काम हैं घर के, उसके बाद जैसे ही रोहतक पहुंचूंगा, फिर एक 3 बजे जो मिलने का सिलसिला है वो 1-2 दिन में फिर शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए आप पुराने वीडियो जो हैं नहीं देखे हैं उनको देख लीजिए। प्रोफेसर शेर सिंह जी का जल्दी वीडियो एक वीडियो आ जाएगा। सेठ छाजूराम जी की जितनी एपिसोड हैं उनका भी एक वीडियो आ जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि पीछे जो राजनीतिक बातें थी उनको भी कुछ नए फॉर्मेट में, जो आप देख नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, उनको भी एक वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। फाग पर जो लोग खेले हैं, मैं तो खूब खेलता हूँ, तो अपने कोरडों से अपना जो शरीर है उसको आराम दें, और फिर राजनीति की बातें होती रहेंगी दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, दिल से शुक्रिया। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है कि मैं खुद को बहुत अमीर आदमी महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रेम अमूल्य होता है दोस्तों, और ये खरीदा नहीं जा सकता, ये लुटाया जा सकता है। जो एक दूसरे के प्रेम में हम दे सकते हैं, प्रेम खरीद नहीं सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे 3 बजे किसी और व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।